अब हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न की संरचना पे आते हैं, जो हम लोगों ने क्वेश्चन अभी तक बनाए थे। नेक्स्ट स्लाइड कृतिका। जो बात हो रही है क्वेश्चन का स्टेम बहुत क्लियर हो, और जो डिस्ट्रैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन को आप अपनी अपनी प्लेस पे रीड कर सकते हो और उनके डिस्ट्रैक्टर्स को भी आप ध्यान दे सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन का स्टेम बहुत क्लियर हो, कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो, और डिस्ट्रैक्टर्स उसके बहुत हमें एक डेटा देती हूँ, जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि क्यों डिस्ट्रैक्टर्स जरूरी है। हर डिस्ट्रैक्टर, कोई भी डिस्ट्रैक्टर बेस्ड नहीं होना चाहिए। आपको एक डेटा निकाल के देता हूँ कि ये कंफ्यूजन इतने ज्यादा छात्रों में प्रेवलेंट है, हम उस हिसाब से अपने डिस्ट्रैक्टर्स को भी प्लेस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड का। हम लोग उनके क्वेश्चंस बनाने की प्रक्रिया पे जाते हैं। जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, किसी का साउंड आ रहा है बैकग्राउंड। हाँ, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे इजी, मीडियम और डिफिकल्ट की, हार्ड की, तो आइटम कठिनाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि इजी है, मीडियम है, कि हम उसको डिफिकल्ट में रखें? कृतिका। अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चन है तो हाँ, तो एक अगर सीधे सीधे एक आंसर निकल आ रहा है तो सरल है वो क्वेश्चन। और उसी प्रकार से एक से ज्यादा जो लॉजिक लगाना पड़ रहा है हमें अपने ऑप्शंस में, अगर वो एक से ज्यादा है किसी एक में, तो हम उसको मध्यम और कठिन में रखेंगे। अगर तुरंत ही निकल आ रहा है, जैसे कि हम लोग जो मैकेनिकल रख रहे थे या इजी रख रहे थे, जैसे एक क्वेश्चन था कि इंसान कौन सी गैस छोड़ता है, उसका आंसर तो एक ही है। दो हम लोग क्वेश्चंस को चूज कर रहे हैं, उसमें डिस्ट्रैक्टर्स लिख ही रहे हैं, लेकिन उसका आंसर अगर बच्चे को पता हो, वो सीधे आंख बंद करके ऑक्सीजन मार्क कर सकता है, तो वो इजी में हम उसको प्लेस करेंगे। और बाकी में एक से अधिक में अगर उसको लॉजिक लगाना पड़ रहा है अपने क्वेश्चंस को, तो हम उसको मीडियम और कठिन में रखते हैं। उसके अलावा विषय की समझ कितनी है, अगर एक पर्टिकुलर ग्रेड में बच्चा पहले से बहुत ज्यादा परिचित है उस पर्टिकुलर टॉपिक से, जैसे कि हम लोग केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज की बात कर रहे थे, कि बच्चा बहुत कक्षा 6 से उस चीज को पढ़ रहा है और फिर उस पर बात हो रही है, तो हम लोग उसको इजी में रख सकते हैं। शायद पिछली क्लास से कोई टॉपिक पढ़ना शुरू किया है, तो वो कुछ हद तक परिचित है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, तो हम उसको मीडियम में प्लेस करेंगे। बच्चे के लिए वो टॉपिक ही काफी नया है और उसपे अगर क्वेश्चन है, तो हम उसको डिफिकल्ट में प्लेस करते हैं। और उसको वही है कि ऑब्वियसली उसको प्री नॉलेज कितना है उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर वो परिचित नहीं है, सॉरी, विषय की समझ को समझने के लिए कितना पूर्व ज्ञान आवश्यक है, ऑब्वियसली। हाँ, तो अगर बच्चे को बहुत अच्छे से वो टॉपिक पहले से वो पढ़ा हुआ है, और एक मिनट, यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, तो जहाँ पे ये बात हो रही है कि बच्चे को एकदम से वो टॉपिक बहुत ही क्लियर है, टॉपिक से बहुत ज्यादा फेमिलियर है वो, तो हम उसको इजी में रखेंगे। अगर उस टॉपिक से कुछ एक साल पहले से ही अगर उसने पिछली क्लास में ही थोड़ा सा उसको कवर किया है, तो हम उसको मीडियम में रखेंगे। और डिफिकल्टी लेवल उसकी उसको, फॉर एग्जाम्पल, अगर तपन जी ने बताया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के बारे में, तो 11th में अगर बच्चा उस चीज को, वैसा क्वेश्चन उसको दिया जा रहा है, तो भले बच्चा उसको आंसर अभी नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन इजी या मीडियम में प्लेस्ड होना चाहिए, उसको हम डिफिकल्टी लेवल डिफिकल्ट में नहीं रख सकते हैं। तो बेसिकली कितना लॉजिक लगाना पड़ रहा है उसको हर डिस्ट्रैक्टर में, और कितना उसको पूर्व ज्ञान है उस पर्टिकुलर टॉपिक का, उसके बेसिस पे हम लोग उसको इजी, मीडियम या डिफिकल्ट में रखते हैं। आगे बढ़ेंगे कृतिका। अगेन, अगर बच्चे को सिर्फ रटना है वो चीज,
तो आइटम उसको जो प्रभावित करते हैं उसकी कठिनाई के कारक को हम उसको फिर मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन में भी उसको ध्यान देंगे कि वो कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं हम उस क्वेश्चन को। बच्चे को बहुत ज्यादा इजीली वो आंसर कर पा रहा है, रट के भी उसको समझना पड़ रहा है, उसको अप्लाई करना पड़ रहा है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस को इजी, मीडियम या डिफिकल्ट पे रख सकते हैं। अब देखिए ये इसमें जो आया है गलत विकल्पों का उन्मूलन। अ, अगर किसी भी डिस्ट्रैक्टर को सिर्फ तर्क से खत्म कर दिया जाए कि अरे ये चीज तो हो ही नहीं सकती और ये चीज हो ही नहीं सकती है, तो दो तर्क को अगर समाप्त कर दिया जाए सिर्फ लॉजिक से, विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, नॉलेज ना भी हो, कई बार सिर्फ हम लॉजिक लगाते हैं कि अरे इसमें तो ये वैलेंसी दी है और इसकी ये वैलेंसी दी है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, तो हम उसको सरल में रखेंगे। एक तर्क को सिर्फ, बाकी दो डिस्ट्रैक्टर्स जो हैं वो आपको कोई डेटा देते हो, और एक अगर बच्चा लॉजिक से भी अ, वो उस आंसर को गलत प्रूव कर पा रहा है तो हम उसको मीडियम में रखेंगे। और सिर्फ तर्क से नहीं, लेकिन बच्चे को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है अपने उस क्वेश्चन और उस टॉपिक की, और अगर वो सही आंसर चूज कर रहा है तो हम उसको डिफिकल्ट में रखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइल क्रिएटिंग क्वेश्चंस, और उसके जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं इस पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि जब अपने आंसर्स डिस्ट्रैक्टर्स बनाते हैं तो क्या, जो हम लॉजिक की बात करें और अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तर्क की बात करें, तर्क से अगर वो सीधे सीधे उसको खत्म कर दे रहा है, दो डिस्ट्रैक्टर्स को सही आंसर चूज कर रहा है, तब भी वो आपको डेटा शायद ना दे पाए, तो हम अपने डिस्ट्रैक्टर्स को भी वैसे रखेंगे कि तर्क के अलावा उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की, तभी वो आंसर नहीं चूज कर रहा है या चूज कर रहा है। तो इस पे अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ बात करनी है, तो हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट थॉट है व्हाइल कीपिंग आवर डिस्ट्रैक्टर्स। तो तर्क या लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक, ये दो अलग चीज होंगी जब बच्चा आंसर चूज कर रहा होगा। कुछ बोलना है आपको जावेद जी, तपन जी? जी नहीं मैडम, सही है बिल्कुल, क्योंकि तर्क पे कितने तर्क से उसको उत्तर को, यदि दो को खत्म का हटा दिया गया तो क्वेश्चन इजी है। हर तर्क के ऊपर कुछ ना कुछ सोचना जरूरी है कि सीधे तर्क से इसको आंसर को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हम लोग जब अपने डिस्ट्रैक्टर्स पे प्लेस करेंगे तो हम लोग ये थॉट देंगे उसको, हम इजी बना रहे हैं, अगर इजी क्वेश्चन भी बना रहे हैं तो क्या लॉजिक से ही खत्म हो जाना चाहिए डिस्ट्रैक्टर, या उसपे अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, उस हिसाब से हम लोग अपने डिस्ट्रैक्टर्स को प्लेस करेंगे। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्टर्स को हम बहुत महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वो हम मुझे या एज अ पर्सन हु इज टेकिंग असेसमेंट, उसे बहुत एक डेटा देता है कि ये बड़ा कंफ्यूजन है। तो वी नीड टू बी वेरी थॉटफुल कि हम अपने डिस्ट्रैक्टर्स को कैसे प्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड कृतिका। ये एमसीक्यूज क्यों अच्छे हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि हमारे बड़े कॉम्पिटिटिव टेस्ट भी एमसीक्यूज में होते हैं, तो बड़े पैमाने पे आकलन करने में हेल्प करते हैं हमें। ऑब्वियसली पक्षपात, अगर बायस कहीं पे हो रहा है तो उस चीज को रूल आउट करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे ने कुछ मार्क किया है तो उसको हम सही ही करेंगे। और स्कोरिंग आसान कर देते हैं, क्योंकि देन यू डोंट हैव टू रीड आउट बड़े बड़े पैराग्राफ्स, और आपको एज अ पर्सन हु इज टेकिंग असेसमेंट, उसके लिए स्कोरिंग आसान हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड कृतिका। ये और इसके बाद की स्लाइड क्या है कृतिका? तो अब ये आपके सामने क्वेश्चन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। फ्री रिस्पॉन्स, छोटे फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस बनाने हैं, ये असाइनमेंट होगा आपका। खैर इस पे बात करने से पहले हम लोगों ने जो पिछला आज कवर किया है, काफी कुछ कवर किया, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बहुत ही वेरिड वैरायटी के थे। उस पे आपको लग रहा है कि आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ समझना रह गया या कुछ डिस्कशन रह गया, तो हम लोग उस पे बात कर सकते हैं। दो आई हैव ट्राइड कि सबके क्वेश्चंस को, इसीलिए सबके क्वेश्चंस को रखने की कोशिश की मैंने, क्योंकि हम लोग ज्यादा लोग नहीं थे तो हम लोग डिस्कस कर सकते थे।
कहीं पे आपको लग रहा है कि कुछ मिस हुआ है तो हम लोग उस पे बात कर सकते हैं। थोड़ा सा मैडम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कम देखने को मिले। यदि कोई हमारे में से ही कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो जो एप्लीकेशन बेस्ड हो और अच्छा हो, तो उस पर थोड़ा सी डिस्कस हो जाता तो और अच्छा रहता मैम। ओके, कृतिका क्वेश्चंस के पीछे आप जा सकते हो स्लाइड पे, किसी स्लाइड पे। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस तो अब हमें बनाने हैं हेमंत जी। जैसे जैसे एसिड रेन का क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, तो अगर हम उसको एक सिनेरियो बच्चे को दे रहे हैं, गैसेस दे रहे हैं, और फिर हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, तो शायद वो एप्लीकेशन हो सकता है, क्योंकि बच्चे को एसिड रेन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। और हम उसको वो गैसेस दे रहे हैं जो जो वो पर्टिकुलर एसिड बनाएगा, तो वहां पे उसको अप्लाई भी करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग को ऑफ एसिड रेन को। अ, ये कृतिका इनके क्वेश्चंस में से एप्लीकेशन का कोई क्वेश्चन इनके क्वेश्चंस में से उन्होंने जैसे बनाया। मैडम मैंने एक क्वेश्चन बनाया था कल, अभी हम्म, प्रेजेंटेशन शायद वो शो नहीं हुआ। तो एक मैंने उसमें शो किया था कि बेंजीन की एक संरचना है, और उसमें बच्चे से पूछा गया दी गई संरचना में से यदि हम्म, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर करके उसके स्थान पे हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दिया जाए तो कौन सा हम्म। यौगिक प्राप्त होगा। उसमें ऑप्शन में अपन ने आंसर एक फिनोल रखा था, बाकी और ऑप्शन क्या है मुझे याद नहीं। तो क्या ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है? हाँ हेमंत जी, क्योंकि बच्चे को एक तो कंपाउंड्स का नॉलेज होगा, रिएक्शन का अंडरस्टैंडिंग होगा, और वो उसको नए रिएक्शन में अप्लाई कर रहा है टू फाइंड आउट अ प्रोडक्ट। और उसमें वो कई चीजें देख रहा होगा, वैलेंसी के हिसाब से चीजों को प्लेस कर रहा होगा। वो खुद भी अगर उसको नया उसके लिए वो रिएक्शन अलग है, तो वो कंपाउंड्स बनाने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन होगा। तो आप, जब मैंने कल भी चेकलिस्ट की बात की थी, तो आप खुद भी जब आप क्वेश्चन बना लेते हो तो आप देखो, सोचो, मतलब ये आप एक मेंटल चेकलिस्ट करो कि अच्छा ये बच्चे को ये चीज याद होगी, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब उसको अप्लाई कर रहा है नए सिचुएशन में जहां पे उसको खुद से वो चीज करनी है, तो वो एप्लीकेशन का क्वेश्चन होगा। जी इवन कल आप जब बेंजीन की बात कर रहे थे, तब मेरे दिमाग में आईपीएसी नॉमेनक्लेचर चल रहा था। तो इवन अगर बेंजीन रिंग के आसपास कहीं पे कुछ कोई नया कंपाउंड आप बना दे रहे हो, जो हम लोग कई बार डबल बॉन्ड करके कोई और कंपाउंड, कोई ग्रुप जोड़ते हैं, तो हम इवन आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को एप्लीकेशन का क्वेश्चन बना सकते हैं जब बच्चे को। तब हम चेक करेंगे कि एक तो नॉमेनक्लेचर क्या है उसको पता है, कैसे कैसे नेमिंग होती है, अल्कोहल में ऑल लगेगा, या किसी चीज में किसी फंक्शनल ग्रुप के सामने ओइक एसिड लगेगा, एंड देन वो उसको नेम कर रहा है एक नए कंपाउंड को, तो वो एप्लीकेशन का बन सकता है। तो कई जगह ऐसी होगी जहाँ चेकलिस्ट टिक करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एप्लीकेशन का है कि नहीं। जी जैसे जनरली हम लोग जो है वहाँ एक देखते हैं, जो हमारे बुक में भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, एक कंपाउंड है ए, फिर बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर डी में, फिर उसके बाद आपको पूछता है कि ए का आईयूपीएसी नेमिंग क्या होगा। तो उनमें भी ये एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वो, क्योंकि आपको इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिएक्शन की, चेंजेस की, फिर उसके बेसिस पे आप उसका नाम बनाएंगे। तो यहाँ पर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी आपका टेस्ट हो जाता है, इतने सारे कॉन्सेप्ट भी टेस्ट हो जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एप्लीकेशन उसका यूज कैसे करना है, इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं वहां पर भी हम लोगों ने देखा है इसको होता है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं बार बार हेमंत जी की, सिर्फ समझ से अगर आंसर कर पा रहा है तो अंडरस्टैंडिंग में रहेगा, लेकिन समझ के बाद भी वो उसको एक लेवल, एक नॉच ऊपर जाना है अध्ययन वो करना आंसर करने के लिए, है तो वो उसे। एप्लीकेशन का हो जाएगा। जी मैम, थैंक अब बस लास्ट स्लाइड थी जो आपको वापस से लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए जा रहे हैं। आपको छोटे फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस बनाने हैं। उसका एक फॉर्मेट शायद देंगे कृतिका आपको, वो आपका होमवर्क होगा। और उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पुराने क्वेश्चंस को वापस, जहां पे भी आपको लग रहा है रिवाइज करने की जरूरत है, उसको रिवाइज करिए। आपको भी वो बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा चीजों का। और आई एम देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, तो अगर कुछ हो तो मेरे लायक, तो हम लोग उधर भी बात कर सकते हैं।
लेकिन मुझे लग रहा है कि काफी कुछ डिस्कशन यहाँ पे हो चुका है, तो हम लोग उसको कोलेट करके अपने क्वेश्चंस में लाने की कोशिश करेंगे।